हेलो, वेलकम टू सिविल कोर आईएएस। हम पॉलिटी की क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, यूपीएससी मेंस जीएस टू पॉलिटी सब्जेक्ट की, जिसका हमने पहले सिलेबस का टॉपिक 1 डिस्कस कर रहे थे, सिलेबस के टॉपिक 1, जिसमें से हम इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न डिस्कस कर रहे हैं। अब इस प्रोविज़न में हमने पिछले लेक्चर में यानी पॉलिटी मेन से रिलेटेड 2 लेक्चर हो गई हुई है। इसमें लेक्चर 2 में हमने आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस कर लिए थे। आज का हमारा टारगेट है प्रोविज़न से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आज कर लेंगे, जैसे प्रियम्बल का हो गया, डीपीएसपी या फिर अन्य जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज सारे बचे हुए क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है 12.5 नंबर्स, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन उद्देशिका दैट मीन्स प्रस्तावना में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। क्या वर्तमान परिस्थितियों में प्रतिरक्षणीय है, दैट मीन्स डिफेंडेबल है। डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रियम्बल, आर द डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। अब देखते हैं क्या कह रहा है। गणराज्य, तो इससे जुड़े जितने भी शब्द हैं, अब जैसे प्रियम्बल में है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और इन सभी के साथ जुड़े हुए हैं गणराज्य। यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। तो इससे गणराज्य से जितने भी ये सारे विशेषण यानी ये जो शब्द जुड़े हुए हैं इसकी व्याख्या पूछ रहा है। और क्या ये सभी जितने भी ये शब्द है ये वर्तमान परिस्थितियों में रक्षा करने योग्य है, प्रतिरक्षणीय है। अब देखते हैं इसकी। पहला क्वेश्चन तो हमें गणराज्य शब्द से जुड़े प्रत्येक विशेषण की व्याख्या करना है। अब जैसे सोवरेनिटी सोवरेन संप्रभुता, सोशलिस्ट समाजवादी, सेकुलर पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक और रिपब्लिक गणराज्य। यह बताना कि वर्तमान परिस्थितियों में क्या ये मूल्य संरक्षित यानी प्रोटेक्टेड है या चुनौतीग्रस्त अंडर स्ट्रेस है। ठीक, अब इसकी एक प्रस्तावना देखते हैं यानी इंट्रोडक्शन देखते हैं। उद्देशिका संविधान की आत्मा कही जाती है। यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की लाइन है कि उद्देशिका जो है संविधान की आत्मा है। इसमें भारत को सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित किया गया है। इसे ये 5 विशेषण न केवल संविधान के आधारभूत सिद्धांत है यानी बेसिक स्ट्रक्चर है, बल्कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक दिशा भी निर्धारित करते हैं। ठीक, अब इसकी एक एक कीवर्ड की डिस्कस करते हैं। यानी सोवेरिनिटी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसे हम संप्रभुता कहते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त यानी फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल है, यानी विधि निर्माण नीतियाँ और विदेशी संबंध स्वतंत्र रूप से तय करता है। भारत अपनी कुछ भी निर्णय के लिए, अपने पक्ष में निर्णय के लिए बाहरी दबाव से पूर्णतः मुक्त है, ना ही कोई हस्तक्षेप कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे भारत अपने विदेश नीति के संबंध में जो फ्री से निर्णय ले रहा है उसमें अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, पर वो उससे दबाव नहीं बना सकता है। ये हमारी संप्रभुता है कि हम अपनी मर्जी से अपनी विदेश नीति तय करें। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्वतंत्र रुख है, जैसे G20, नैम, ब्रिक्स, क्वाड। ये इसका खुद का रुख है कि भाई हम कैसे किस में शामिल होंगे, किस में नहीं शामिल होंगे, ये भारत की खुद की डिसीजन है। यही संप्रभुता होती है कि आपके निर्णय लेने में बाहरी हस्तक्षेपों का कोई भी दबाव ना हो। भारत की स्वतंत्र परमाणु नीति, न्यूक्लियर पॉलिसी 1998 टेस्ट स्वनिर्णय का उदाहरण है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूपीआई, आधार का मॉडल, ये सभी अलग पश्चिमी देश से अलग है। भारत का डाटा सॉवरेनिटी दृष्टिकोण है कि भाई हम अपने तरीके से अपनी यूपीआई डेवलप करेंगे, जो भी डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम अपने तरीके से वो डेवलप करेंगे। अब इसकी न्यायिक दृष्टि, केशवानंद भारती 1973 में संप्रभुता मूल ढांचे का हिस्सा है ये कहा गया। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 में पीपल सोवरेनिटी यानी लोगों की संप्रभुता जो है वो संवैधानिक सर्वोच्चता को प्रूव करता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है कि वर्तमान में यह प्रतिरक्षणीय है या नहीं, तो इसी के संदर्भ में कि भारत वैश्विक दबाव जैसे WTO, IMF यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सभी जो है कंडीशनलिटी के बावजूद जो है नीति स्वतंत्रता बनाए रखे हुए, परंतु आर्थिक निर्भरता जो है सोवरेनिटी को
सॉफ्ट कॉन्स्टेंट बनाती है, यानी अगर हम ज़्यादा आर्थिक निर्भर बन रहे थे एक तरीके से वो सॉफ्ट पावर जो होती है ना वो हमारी कम हो रही है सोवरेनिटी के मामले में। ठीक, अब देखते हैं दूसरा है समाजवादी यानी सोशलिज्म। राज्य को सामाजिक एवं आर्थिक समानता सुनिश्चित करनी चाहिए। यह भारतीय संदर्भ में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, न कि साम्यवादी जैसे अभी चीन में है या सोवियत संघ में उस टाइम थी, रसिया में तो वहाँ साम्यवादी है। चीन में उस टाइम, रसिया में भी लेनिन के समय में साम्यवादी थी, पर वहाँ भी अभी समाजवादी है। हमारा जो है वो समाजवादी है, साम्यवादी नहीं है। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट रोजगार का अधिकार प्रदान करता है। राइट टू एडुकेशन, राइट टू फूड, सामाजिक समानता की दिशा देता है। ये पीएम किसान और आयुष्मान भारत जो है कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये सभी समानता के लिए है, जो हमारा सामाजिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। ठीक, अब ये न्यायिक दृष्टि में देखते हैं। डीडी नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 में भारत एक समाजवादी राज्य है, इसलिए सामाजिक सुरक्षा आवश्यक है। मिनर्वा मिल्स 1980 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल समाजवादी चरित्र का आधार है, यानी समाजवादी चरित्र एक डीएस नकारा केस में दिया गया। फिर मिनर्वा मिल्स में कहा गया कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो समाजवादी चरित्र का आधार है। अब इसकी वर्तमान स्थिति देखते हैं, जो कह रहा था कि प्रतिरक्षणीय या डिफेंडेबल है या नहीं। तो आर्थिक उदारीकरण यानी 1991 रिफॉर्म्स से असमानता बढ़ी। ऑक्सफैम रिपोर्ट 2024 के अनुसार जो है ये एक ऐसा रिपोर्ट है जो गरीबी या असमानता, अमीरी गरीबी पे ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो ये कह रहा है कि भारत में शीर्ष 10% के पास कुल लगभग 77% या 80% के करीब में संपत्ति है, अतः समाजवादी मूल्य आंशिक रूप से छीन हुए हैं। ठीक है, अब इसके हम वे फॉरवर्ड भी देखेंगे कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है। अब सेकुलर देखते हैं, यानी सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्षता। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, वह सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब ही है कि राज्य ना ही किसी धर्म को बढ़ावा देगा और ना ही किसी धर्म को हतोत्साहित करेगा, वह सभी धर्मों को इक्वल ट्रीटमेंट करेगा। किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई भी विशेष प्रोविज़न या प्रावधान नहीं करेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में धर्मनिरपेक्षता को मूल ढांचा बताया गया। सायरा बानो 2017 में धार्मिक प्रथाएं भी संविधान के तहत न्यायिक समीक्षा के अधीन है, यानी धार्मिक प्रथाएं भी, अगर आप कोई भी धार्मिक प्रथाएं करते हैं उससे विवाद होता है तो वह न्यायिक समीक्षा के अधीन है। उस पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकती है कि क्या ये सही है या गलत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस धर्मनिरपेक्षता की कसौटी बन गई है, जैसे अभी उत्तराखंड यूके में लागू किया गया 2025 में यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इसकी वर्तमान परिस्थिति देखते हैं। बढ़ती धार्मिक ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन, हेट स्पीच धर्मनिरपेक्ष चरित्र को चुनौती दे रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है, यानी अभी सांप्रदायिकता हो गया, ये सभी धर्मनिरपेक्षता चरित्र को चुनौती दे रहा है, क्योंकि अभी देश में सांप्रदायिकता का मुद्दा बहुत ही ज्वलंत है। एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 में सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में 8% की वृद्धि हुई है, यानी सेकुलरिज्म मूल्य आज संकटग्रस्त यानी अंडर स्ट्रेस है, परंतु न्यायपालिका एवं नागरिक समाज अब भी इससे बचाए हुए हैं। ठीक, तो ये हमारा वे फॉरवर्ड में आ जाएगा। अब डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक देखते हैं इसका। ये सभी गणराज्य से जुड़े हुए शब्द है। हमने प्रस्तावना में हम पढ़े हुए हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और फिर ये गणराज्य। तो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता सर्वोच्च, यानी सोवरेनिटी ऑफ द पीपल। सरकार जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता की होती है, यानी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। जनता के लिए, जनता का, जनता के द्वारा। एग्जाम्पल में स्वतंत्र चुनाव यानी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो अब देखते हैं स्वतंत्र चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कार्य, ये भी जनता की सर्वोच्चता को दर्शाता है। आरटीआई एक्ट 2005 पारदर्शिता व उत्तरदायित्व प्रदान करता है। सोशल मीडिया व नागरिक आंदोलन से जन सहभागिता बढ़ी है, ये इसकी पॉजिटिव पक्ष है। अब इसकी न्यायिक दृष्टि देखते हैं, जुडिशियल। केशवानंद भारती में लोकतंत्र संविधान का मूल ढांचा है, ये बताया गया, क्योंकि डेमोक्रेसी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी PUCL 2003, मतदान का अधिकार लोकतांत्रिक अधिकार है। ऑब्वियसली वोट राइट्स जो है वो डेमोक्रेटिक राइट तो होगा ही। अब वर्तमान स्थिति क्या है, क्या ये प्रतिरक्षणीय है, डिफेंडेबल है, या इस पर कोई संकट है? तो चुनावी वित्त पोषण, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पारदर्शिता की कमी, तो ये थोड़ा इसका हनन हुआ है, नुकसान हुआ है लोकतंत्र का। ध्रुवीकरण हुआ है। फिर सांविधिक संस्थाओं की स्वायत्तता में गिरावट आई है।
अब जैसे सीबीआई, ईडी, इन सभी मुद्दों पर हमेशा विवाद होते रहता है। तो ये कह रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तताओं में गिरावट आई है। लोकतंत्र के सामने नई चुनौतियाँ है। सीएजी को लेकर भी विवाद होते रहती है। परंतु मीडिया, न्यायपालिका और नागरिक समाज लोकतंत्र के स्तंभ अभी भी बने हुए हैं। ठीक, अब हम देखते हैं लास्ट गणराज्य से रिलेटेड, जो गणराज्य ही था। राज्य का प्रमुख यानी प्रेसिडेंट, राज्य का प्रमुख तो कोई भी हो सकता है। भारत के संदर्भ में प्रेसिडेंट वंशानुगत नहीं बल्कि निर्वाचित होना चाहिए। निर्वाचित होता है गणराज्य के संदर्भ में। रूल ऑफ लॉ, नोट रूल ऑफ अ पर्सन, यानी रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ अ पर्सन नहीं होना चाहिए। नागरिकों की समानता का प्रतीक है ये। अब जैसे एग्जाम्पल में अभी द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज से आती है, फिर भी वो राष्ट्रपति के पद पे है, तो ये नागरिकों की समानता का बेस्ट एग्जाम्पल है ये। उदाहरण हाँ यहाँ दिया हुआ है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल सब संवैधानिक प्रक्रिया से चुने प्रतिनिधि। द्रौपदी मुर्मू 2022 आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनना रिपब्लिक आदर्श का वास्तविक रूप है ये। इसकी प्रेजेंट स्टेटस क्या है? तो संवैधानिक पदों पर राजनीतिकरण, पॉलिटिकलाइजेशन हो रहा है। फिर संस्थागत निर्भरता, रिपब्लिकन आइडियल के सामने जो है चुनौती है ये। परंतु अब भी वंशानुगत शासन से हम मुक्त है ये। हमारा भारत अभी भी वंशानुगत शासन या नहीं है। जो भी प्रेसिडेंट होते हैं या जो प्रमुख पद पे होते हैं वो इलेक्ट के माध्यम से ही होते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में मूल्य प्रतिरक्षण क्या है? सोवरिन, तो ऑब्वियसली बात है आंशिक रूप से सुरक्षित, पर आर्थिक वैश्वीकरण से सीमित स्वायत्तता मिली है। सोशलिस्ट, असमानता बढ़ने से आंशिक रूप से छीन हुआ है। सेकुलर में सांप्रदायिकता के कारण थोड़ा तनावग्रस्त हुआ है। डेमोक्रेटिक में वही संरचनात्मक रूप से मजबूत पर संस्थागत गिरावट चिंता का विषय है। रिपब्लिक में जो है वही राजनीतिकरण को वो बावजूद प्रणालीगत रूप से थोड़ी संरक्षित है अभी भी। अब इसकी वे फॉरवर्ड देखते हैं। संवैधानिक मूल्यों की पुनः समीक्षा करना, नागरिकों को संविधान और उद्देशिका की मूल्यों को शिक्षा देना। दूसरा, संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता यानी इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, ईसीआई, सीबीआई, सीबीसी आदि संस्थाओं को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त करना। सामाजिक न्याय की नीति यानी आय असमानता कम करने हेतु रेडिस्ट्रीब्यूटिव टैक्सेशन, और फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश बढ़ाना। धर्मनिरपेक्षता की पुनर्स्थापना करने के लिए रीइंफोर्सिंग सेकुलरिज्म मीन्स हेट स्पीच के खिलाफ कठोर कानूनों का पालन। कम्यूनल हार्मोनी कैंपेन्स यानी कम्युनिकेशन के माध्यम से भाईचारा बढ़ाना, ऐसे कैंपेन करने के लिए। लोकतांत्रिक विमर्श को प्रोत्साहन यानी संसद में बहसों की गुणवत्ता, नागरिक सहभागिता को मजबूत करना। ठीक है, अब इसकी एक कंक्लूजन देख लेते हैं रेडीमेड कि भारत की उद्देशिका केवल संविधान की प्रस्तावना नहीं बल्कि राष्ट्रीय दर्शन है। हालांकि सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक यानी वो जो 5 थे विशेषण मूल्यों पर समकालीन समय में कई चुनौतियां हैं, पर वे अब भी भारत के लोकतंत्र की आत्मा को परिभाषित करते हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट 1973 में कहा, यानी केशवानंद केस में, कि द प्रियम्बल इज अ की टू द कॉन्स्टिट्यूशन सोल एंड दिस वैल्यूज फॉर्म इट्स इंडिस्ट्रक्टिबल कोर, यानी यह संविधान की आत्मा है और ये इंडिस्ट्रक्टिबल है, जिसका विनाश नहीं किया जा सकता है, अविनाशकारी। इसलिए यदि नागरिक समाज, न्यायपालिका और नीति निर्माता मिलकर इन सिद्धांतों को जीवित रखे तो ये मूल्य प्रतिरक्षणीय बने रहेंगे और भारत का एक सशक्त लोकतंत्र गणराज्य के रूप में आगे बढ़ेगा। अब देखते हैं, इस क्वेश्चन को इतने लंबे में डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी अगर केवल आंसर मेंस फॉर्मेट में आंसर डिस्कस करना हो तो 150 वर्ड में है, तो इसकी टू द पॉइंट डिस्कस कर लिए हो गया। बट प्रियम्बल्स को ब्रॉड में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जब अगर इससे रिलेटेड नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस वे फॉरवर्ड या फिर आप कंक्लूजन से उसमें आप ये रिकॉल करके लिख सकते हो, ताकि अब जैसे इसकी वे फॉरवर्ड है कि भारत की उद्देशिका केवल संविधान की प्रस्तावना नहीं, ये कहीं किसी में भी जा सकता है, ये ऐसी कंक्लूजन है। या फिर जो केशवानंद भारती का केस में कि द प्रियम्बल इज अ की टू द कॉन्स्टिट्यूशन सोल दिस एंड दिस वैल्यूज फ्रॉम इट्स इंडिस्ट्रक्टिबल कोर। अब देखते हैं, तो ये जो है अब ये वे फॉरवर्ड में है, तो आप कंक्लूजन में भी एक वे फॉरवर्ड के तरीके से कंक्लूजन दे सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग डिटेल्ड डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, अब देख लेते हैं 42वें संविधान संशोधन में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, एक ये प्रतिरक्षणीय के बारे में है कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रस्तावना के सभी विशेषण, सभी जितने भी ये सो पूर्णतः या आंशिक रूप से प्रतिरक्षणीय है, डिफेंडेबल है, क्योंकि यही भारतीय लोकतंत्र की मूल पहचान है। इसका संरक्षण ही भारतीय गणराज्य की स्थिरता और प्रगतिशीलता का आधार है। ठीक, अब हम कुछ इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं कि संप्रभुता का क्या मतलब है। तो आर्टिकल 51 में स्वतंत्र नीति निर्माण, 51 में विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी। फिर उसके बाद देखते हैं सामाजिक के संदर्भ में, सोशलिस्ट के संदर्भ में, ये हो गया संप्रभुता के संदर्भ में, ये सामाजिक समाजवादी।
तो अनुच्छेद 38, 39, 39B, 39C और 46 ये सभी DPSP का है। राज्य नीति निर्देशक तत्वों में समाजवाद का भाव है इन सभी में, जैसे समाजवाद, गांधीवाद, उदारवाद, DPSP को इन 3 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं, तो ये समाजवाद का तत्व यहाँ है। ठीक, तो जब आप समाजवाद पढ़े तो उसका एग्जाम्पल वहाँ भी ये आर्टिकल दे सकते हैं या ये प्रोविज़न दे सकते हैं। संवैधानिक आधार क्या है फिर किसका? तो पंथ निरपेक्षता का, यानी अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता। 42वां संशोधन जो है 1976 में सेकुलर शब्द जोड़ा गया। ठीक, अब फिर लोकतंत्र का, तो लोकतंत्र का संवैधानिक अधिकार है वही आर्टिकल 326 यानी 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का ऊपर है कि 18 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग हैं, चाहे कोई भी हो, सभी मतदान करने योग्य है। संसद, स्वतंत्र न्यायपालिका या स्वतंत्र प्रेस, ये सभी तो लोकतंत्र का संवैधानिक आधार है। संवैधानिक आधार में फिर इसका क्या है? गणराज्य का अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति का चुनाव, यानी राज्य के प्रमुख का चुनाव होना चाहिए, वंशानुगत नहीं होना चाहिए। जनता के प्रति जवाबदेही का सिद्धांत, ये जवाबदेही का सिद्धांत कैसे है? क्योंकि ये जिनके द्वारा चुने गए उनके प्रति जवाबदेही। अब जैसे ये मान लेते हैं MLA या MP द्वारा चुने गए जो निर्वाचित होते हैं, तो ये भी तो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं ना, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया था मौलिक अधिकार से रिलेटेड, वो 21 से रिलेटेड। अब आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन है हमारा 2023 में पूछा है, 11 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर का है, यानी 250 शब्दों में लिखना है। भारत का संविधान अत्यंत गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है। यह प्रगतिशील समाज के लिए बनाया गया एक संविधान है। जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार, फिर आर्टिकल 21, यानी आर्टिकल 21 से ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन है। विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिविंग इंस्ट्रूमेंट विथ कैपेबिलिटीज of enormous dynamism. It is a constitution made for a progressive society, illustrated with a special reference to the expanding horizons of the right to life and personal liberties. यानी ये गतिशीलता कहने की, गतिशील कैसे है और एक जीवंत यंत्र कैसे है। प्रगतिशील समाज के लिए बनाया गया एक संविधान है। अब कैसे प्रगतिशील समाज के लिए बनाया गया है वो देखेंगे। फिर उसके बाद जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार। अब इन सभी, ये गतिशील, प्रगतिशील समाज, जीवन यंत्र, इन सभी को आर्टिकल 21 के संदर्भ में बात करेंगे। ठीक है, अब इसके हम डिमांड्स पे देखते हैं कि इसका डिमांड हमने डिस्कस कर लिया, पर फिर भी देखते हैं जीवंत यंत्र का क्या मतलब है, यानी लिविंग इंस्ट्रूमेंट। संविधान को स्थिर दस्तावेज नहीं बल्कि जीवंत अनुकूलनीय दस्तावेज माना गया है, जो बदलते समाज के साथ विकसित होता है। यानी कि अब जैसे निजता का अधिकार पहले नहीं था, पर बदलते समय के साथ निजता के अधिकार की नीड हुई तो मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया। तो यही कह रहा है कि एक जीवंत यंत्र है, यानी जब जब समय पड़ेगा तो उसमें परिवर्तन किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। ठीक है, अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताएँ हैं। संविधान में ऐसी लचीलापन है जो समाज, तकनीकी, नैतिकता और मूल्यों में हो रहे परिवर्तनों को समायोजित कर सकता है। मीन्स ऐसी संशोधनीय क्षमता है जो यदि जहाँ जहाँ नीड पड़ेगी बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ करके वहाँ संशोधन किया जाएगा, परिवर्तन किया जाएगा। जीने के अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो है आर्टिकल 21 की न्यायिक व्याख्या द्वारा समय समय पर इसमें अनेक नए अधिकार जोड़े गए हैं, जैसे शिक्षा, पर्यावरण, निजता, भोजन, स्वास्थ्य। ये एज इट इज़ पिछले का ही रिपीट क्वेश्चन है, बस इसका शब्द अलग है और इसको वाक्य अलग कर दिया हुआ है। अब इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा गया है बिकॉज ये समाज की बदलती आवश्यकताओं, न्यायिक दृष्टिकोण और सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार निरंतर विकसित होता रहा है। विशेषतः आर्टिकल 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ने इसे गतिशीलता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब इसका हम उस समय से लेकर 1973 या जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय से लेकर अभी तक कैसे कैसे डेवलप हुआ, क्या क्या प्रावधान जोड़े गए, वो सभी देखेंगे हम। ठीक, अब देखते हैं PN भागवती यानी मेनका गांधी केस 1971 में, यानी जस्टिस PN भागवती कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ स्टैटिक इंस्ट्रूमेंट बट अ लिविंग डॉक्यूमेंट कैपेबल ऑफ अ ग्रोथ विथ चेंजिंग टाइम्स। यानी ये केवल स्टैटिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि स्थिर कोई इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, नहीं, ये लिविंग डॉक्यूमेंट है, जीवंत यंत्र है। कैपेबल ऑफ अ ग्रोथ विथ चेंजिंग टाइम्स, यानी बदलते समय के साथ इसमें विकसित होने की यानी ग्रोथ करने की क्षमता है। अब आर्टिकल 21 संवैधानिक आधार, हम लोग जानते हैं आर्टिकल 21 के बारे में कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड
ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई लॉ। ठीक है, यह अनुच्छेद प्रारंभ में सीमित था, परंतु न्यायपालिका ने इसे व्याख्या करके इसे मानव गरिमा के सभी तत्वों को शामिल कर दिया। मानव गरिमा जो है वो मेनका गांधी केस में आया था। आर्टिकल 21 के तहत अधिकारों का विकास। अब देखते हैं जीवन तंत्र कैसे रहा है, कि कैसे समय के साथ इसमें परिवर्तन हुआ है। तो 1950 के 70 के बीच में देखते हैं, AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का संकीर्ण अर्थ था उस समय। 1978 से 90 के समय मेनका गांधी जो 1978 में आया था केस, प्राकृतिक न्याय ड्यू प्रोसेस की स्थापना, कि पहले था कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका क्या मतलब है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है कि कोई लॉ अगर पार्लियामेंट से पास होती है तो उसको केवल पास होने की जो प्रोसेस है वो सही होनी चाहिए। उसका अंतिम उद्देश्य क्या है वो मैटर नहीं करता। अंतिम उद्देश्य अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, वो मैटर नहीं कर सकता है। पर जब मेनका गांधी केस 1978 में इसकी व्याख्या को विस्तार दिया गया और प्राकृतिक न्याय यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहता है, ये अमेरिका में यही है, उसी के सिद्धांत से लिया गया। ये ब्रिटेन में था। तो यूएसए प्राकृतिक न्याय यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का नहीं, बल्कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून की समुचित प्रक्रिया। समुचित, इसका मतलब होता है कि कानून की जो पारित करने की प्रोसेस है संसद द्वारा वो भी उचित होनी चाहिए और इसका उद्देश्य ये भी उचित होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि कोई कानून केवल पारित होने के लिए उचित हो और बाकी उसका उद्देश्य क्या हो वो मैटर नहीं करे। ये केवल इसमें था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में। जब मेनका गांधी केस 1978 में जजों के बेंच ने ये निर्णय दिया कि अब जो है भारत में भी प्राकृतिक न्याय यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर विधि की समुचित प्रक्रिया लागू होगी। मीन्स कानून को पारित करने का प्रोसेस भी सही होनी चाहिए और उसका अंतिम उद्देश्य भी नैतिक और उचित होनी चाहिए। ठीक, अब 1990 से 2000 के दशक में देखते हैं, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 में शिक्षा का अधिकार लाया गया। ठीक, बदलते समय के साथ उसे लगा कि शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार शामिल करना चाहिए, तो इसीलिए लाया गया। आर्टिकल 21A में 2000 से 2010 के बीच में विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 में लाया गया। कार्यस्थल पर लैंगिक सुरक्षा यानी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न न हो, यौन शोषण न हो, इसके लिए कार्यस्थल पर लैंगिक सुरक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है, 2010 से 2020 में जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में निजता का मौलिक अधिकार शामिल किया गया, क्योंकि लगा कोई प्राइवेसी की सुरक्षा करना चाहिए। उसी से पहले भी आया था ये पेगा जासूस वाला मामला, तो निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। 2020 से अब तक में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में गरिमापूर्ण मृत्यु यानी राइट टू डाई विथ डिग्निटी, यानी इसको यूथनेसिया वाला, एक होता है पैसिव और एक एक्टिव और पैसिव यानी सक्रिय और निष्क्रिय। तो यूथनेसिया जो है वो निष्क्रिय मृत्यु है। तो यूथनेसिया का मतलब है कोई व्यक्ति अगर ऐसी हालत में है कि वह जीने में बहुत कठिनाई झेल रहा है, तो उसमें कुछ प्रोविज़न होते हैं, उस प्रोविज़न के बेस पे सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे सकता है कि आप अपने स्वयं के अन्न ग्रहण वो जल त्याग करके आप अपना प्राण त्याग कर सकते हैं, या फिर डॉक्टर किसी भी माध्यम से प्राण त्याग कर सकते हैं। यही है जैन धर्म में भी यही पद्धति है, संथारा या संलेखना। तो इसमें पहले विवाद था कि ये तो एक आत्महत्या का रूप है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान्यता दे दिया कि भाई, पर इसके लिए बहुत सारे प्रोविज़न है, इतना आसान काम नहीं है। पर यह है कि अब भाई गरिमापूर्ण मृत्यु आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे गरिमापूर्ण जीवन है वैसे ही गरिमापूर्ण मृत्यु है। अब न्यायिक विस्तार प्रमुख उदाहरण देते हैं, जैसे निजता का अधिकार पुट्टास्वामी में आया था। फिर स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जो है सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 में आया था। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं स्वास्थ्य का अधिकार आया कि पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996 में आया था कि राज्य का दायित्व है कि नागरिकों को पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराए। उदाहरण कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया गया था। अब राइट टू एडुकेशन शिक्षा का अधिकार में उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश में 1993 में जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को जीवन के अधिकार में शामिल किया गया। आर्टिकल 21A जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 और गरिमा में मृत्यु का अधिकार को भी इसी में भी हम लोग 45 जोड़ा गया, 45A DPSP में शिक्षा के अधिकार के लिए। ठीक, अब गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018
पैसिव यूथनेसिया को अनुमति दी गई, व्यक्ति अपनी गरिमा बनाए रखते हुए मृत्यु चुन सकता है, यानी निष्क्रिय यूथनेसिया। अब रिपोर्ट्स इस संदर्भ में देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन 1948, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। अब हम इसमें ये दे सकते हैं कोट कि जहाँ अगर ये गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, मौलिक अधिकार को क्यों विस्तार किया गया, तो ये तो जब पेरिस में हुआ था ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन, तो उसमें ये कहा गया कि जीवन जीने का जो अधिकार है वो एक सार्वभौमिक है, मतलब गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। ठीक। ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन इंडेक्स, भारत में निजता पर न्यायिक संरक्षण बढ़ा है। फिर नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2021, राज्यों को स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के रूप में क्रियान्वित करने की दिशा में प्रयासरत बताया गया। ठीक है। अब इसके हम एक आलोचनात्मक देखते हैं कि सकारात्मक पक्ष है कि न्यायपालिका ने संविधान को जीवंत बनाया, मानव गरिमा को संविधान का केंद्र बनाया, सामाजिक आर्थिक अधिकारों को संवैधानिक रूप दिया। चैलेंजेज है, जुडिशियल एक्टिविज्म बढ़ी, कि जुडिशियल एक्टिविज्म पर प्रश्न उठा कि न्यायिक सक्रियता, यानी कभी कभी कार्यपालिका या विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करके न्यायिक सक्रियता द्वारा वो सुलझाना, तो इसीलिए न्यायिक सक्रियता पर प्रश्न उठ रहा है। विधायिका व कार्यपालिका की सीमाओं पर तनाव, व्यवहारिक क्रियान्वयन में अंतराल है कि वह अभी व्यवहार में क्रियान्वयन में नहीं ला गया है। अब इसकी कंक्लूजन देखते हैं कि संविधान की यह गतिशीलता ही उसकी स्थायित्व की गारंटी है। आर्टिकल 21 का निरंतर विस्तार यह दर्शाता है कि भारत का संविधान रिजिड नहीं रिस्पॉन्सिव है। ये बहुत अच्छी शब्द है कि रिजिड नहीं रिस्पॉन्सिव है, यानी न ही लचीला और न ही कठोरतापन में है, कि न ही रिजिड और ये रिस्पॉन्सिव है। वे फॉरवर्ड में है कि जीवन और गरिमा से जुड़े अधिकारों को विधायी रूप से संस्थागत करना, निजता और तकनीकी प्रगति के बीच संतुलनकारी बैलेंस लेजिस्लेशन, मानव गरिमा आधारित नीतिगत शासन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। जो क्वेश्चन ये था कि आर्टिकल 21 से रिलेटेड था कि जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में बताइए कि संविधान कैसे गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है। ठीक। अब प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की चर्चा कीजिए, यानी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के माध्यम से और कुछ निर्णय विधियों के माध्यम से, निर्णय के बेस पे जो वो विधि बनाया गया उसके माध्यम से लैंगिक न्याय के संदर्भ में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक, यानी इन इंग्लिश एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव्स ऑफ जेंडर जस्टिस विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड केस लॉज। अब इसकी मुख्य डिमांड देखते क्या है कि लैंगिक न्याय का मतलब क्या होता है। तो समाज में ये आर्टिकल 14, 15, 16 ये सभी क्या है, ये लैंगिक न्याय का ही तो एग्जाम्पल है कि 14 में समानता का अधिकार कहता है कि भेदभाव नहीं किया जा सकता है, 15 में भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति से धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आरक्षण का प्रोविज़न ये भी तो समानता के लिए ही है। तो लैंगिक न्याय समाज में पुरुष, महिला और अन्य लैंगिक पहचानों, अदर जेंडर आइडेंटिटी को समान अवसर, सम्मान और समान अधिकार देना, यानी समान अवसर देना, समान सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना और इक्वल राइट्स मिलना। अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव क्या है कि संविधान के उन अनुच्छेदों, प्रावधानों और मूल सिद्धांतों का समूह जो लैंगिक समानता और भेदभाव रहितता सुनिश्चित करते हैं। अब कुछ लॉ वगैरह जो या निर्णय विधि है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट देखेंगे। अब इंट्रोडक्शन देखते हैं। भारतीय संविधान ने लैंगिक न्याय को अपने मूल मूल्यों में निहित किया है। यह केवल समानता तक सीमित नहीं बल्कि महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान अवसर और गरिमा प्रदान करने की प्रतिबद्धता भी है। जेंडर जस्टिस इज नॉट ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू बट ऑल्सो अ प्री कंडीशन फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, जस्टिस DY चंद्रचूड़। ठीक, अब इसकी देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, किसी भी प्रकार का लिंग आधारित भेदभाव वर्जित है। आर्टिकल 15(1) एंड 15(3) राज्य द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, कि 51 में कि भेदभाव नहीं किया जाएगा और 53 में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, जैसे आरक्षण देना एक एग्जाम्पल के तौर पे। आर्टिकल 61 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, लिंग आधारित भेदभाव का निषेध करता है, यानी किसी भी व्यक्ति से लिंग, जन्म, मूल, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा जिसमें एक लिंग है ही। अनुच्छेद 39A और 39D का जो है समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्थिक समानता की बात करता है। आर्टिकल 42 मातृत्व राहत एवं कार्य स्थितियों में सुधार, कार्यस्थल पर महिला संरक्षण की बात करता है। ये सभी लैंगिक न्याय से संबंधित है, लैंगिक समानता। आर्टिकल 51A का ई जो पार्ट है उसमें नागरिकों का कर्तव्य कि वे महिलाओं की गरिमा का अपमान न करें, लैंगिक संवेदनशीलता का नैतिक दायित्व है ये। और 243D और 243T यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण राजनीतिक सशक्तिकरण का है। ये सारे आर्टिकल बेस्ट एग्जाम्पल है जेंडर जस्टिस के लिए। अब कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं।
कि उनके न्यायिक निर्णय और उनके निहितार्थ क्या है। एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा 1981 में, यानी महिला कर्मचारियों को विवाह पर सेवा समाप्ति की नीति, अनुच्छेद 14 एवं 15 का उल्लंघन कि भाई जब विवाह हो गया तो आपका जो सेवा था आपको सेवा से हटा दिया गया, यानी आपका सेवा वो बर्खास्त हो गया, अब आप जॉब में नहीं रहेंगे। तो ये आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन मानी गई, यानी एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा 1981 की बात है। उदाहरण, रोजगार में लिंग आधारित भेदभाव असंवैधानिक है। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के उल्लंघन के रूप में माना। विशाखा गाइडलाइंस बनी और बाद में सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 लागू हुआ, फिर पोस भी लागू हुआ था इसी के बाद। फिर क्या है, गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी 1999 में आया कि महिला को भी पिता के समान नेचुरल गार्जियन घोषित किया गया। उदाहरण, पारिवारिक अधिकारों में ये अच्छा निर्णय था। फिर सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, ट्रिपल तलाक केस आया। 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया गया। उदाहरण, धार्मिक प्रथाओं पर संवैधानिक समानता का वर्चस्व। ई नंबर में जोसेफ सीने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में एडल्टरी केस आया, यानी एडल्टरी का मतलब होता है व्याभिचार। इसका मीनिंग देखते हैं, पहले इसके संबंध में जान लेते हैं कि धारा 497 आईपीसी इंडियन पीनल कोड को रद्द कर महिलाओं को समान नैतिक स्वायत्तता प्रदान की गई। उदाहरण, विवाह में समान अधिकार, यानी विवाह में समान अधिकार होनी चाहिए। एक नैतिक में व्याभिचार का मतलब ये होता है कि कोई शादीशुदा अगर पुरुष या महिला किसी अन्य पुरुष या महिला से संबंध बनाते हैं तो वे व्यभिचार एडल्ट्री केस में आता है। तो उसके लिए विवाह में समान अधिकार मिला किसका, महिलाओं को। इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018, सबरीमाला वर्डिक्ट आया। जो महिलाओं को मंदिर प्रवेश प्रतिबंध, यानी अनुच्छेद 14, 25, 51 EA का उल्लंघन माना गया। अब धार्मिक स्वतंत्रता में लैंगिक समानता, यानी इसमें क्या कहा गया, सबरीमाला में ये था कि वहाँ कोई ब्रह्मदेव या ब्रह्मचर्य की मूर्ति है, जो उसमें ये है कि कोई भी महिला जिनकी मासिक धर्म आती है, मासिक धर्म के कारण उनको उस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। बट सबरीमाला वर्डिक्ट में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला को भी उसमें प्रवेश की अनुमति दी जाए। ठीक। अब नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में सेक्शन 377 केस आया कि LGBTQ समुदाय को समान गरिमा, डिग्निटी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी का अधिकार दे। अब ये जैसे लैंगिक न्याय का दायरा केवल स्त्री पुरुष तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जितने भी जेंडर है, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, थर्ड जेंडर हो, सभी। ट्रांसजेंडर अलग होते हैं, गे अलग होते हैं। ट्रांसजेंडर मीन्स होता है, ये होता है लेस्बियन। अब इसकी LGBTQ का एक बार देख लेते हैं। ले मतलब लेस्बियन, ऐसी स्त्री जिनको स्त्रियों में इंटरेस्ट हो। गे मतलब जो ऐसा पुरुष जिसको पुरुष में इंटरेस्ट हो। मेन जिसको मैन में इंटरेस्ट हो। बाइसेक्सुअल दोनों में हो सकते हैं, मेल और फीमेल, यानी जिनको ये मेल में भी इंटरेस्ट हो या फीमेल में भी हो, दोनों में हो सकता है, दोनों में से कोई एक में भी हो सकता है। ट्रांसजेंडर मतलब आप मैन हो, मेल हो, पर आप अपने जेंडर ट्रांसफॉर्म करवा करके आपने फीमेल हो गया। ठीक। और फिर क्वेयर आता है, दोनों में वही आता है। तो ये था कि भाई LGBT का केस आया था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में। फिर आगे देखते हैं रिपोर्ट्स। अब इससे संबंधित के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कहता है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 वो लाया, जिसमें भारत 142 में से 129वें स्थान पर है जेंडर गैप रिपोर्ट में, यानी बहुत ज़्यादा नीचे है अभी भारत। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिपोर्ट क्या कहता है कि महिला श्रम भागीदारी दर मात्र 25% है, अभी बढ़ गया है ये, अब ये बढ़ करके 38% के समथिंग हुआ है, फिर भी अभी भी बहुत कम है। अब मिस्किनेसी रिपोर्ट बताता है कि जेंडर पैरिटी से अगर जेंडर समानता आती है तो भारत के GDP में 18% की वृद्धि संभव है। अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2023 की डेटा है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 12% की वृद्धि हुई है। इम्प्लीमेंटेशन गैप एविडेंट है ये। ठीक। अब इसके आलोचनात्मक मूल्यांकन देखते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस। सकारात्मक पक्ष क्या है कि संवैधानिक ढांचा अत्यंत प्रगतिशील है, इससे जितने भी निर्णय दिए गए उस मामले में न्यायपालिका ने लैंगिक समानता को आगे बढ़ाया, कानूनी संस्थाओं द्वारा इसमें सुधार किया गया। अभी चैलेंजेज अभी भी क्या विद्यमान है कि सामाजिक मानसिकता अभी भी पितृसत्तात्मक है, बात सही है। नीति क्रियान्वयन और संरचनात्मक बदलाव की कमी। पितृसत्तात्मक कहने का मतलब कि अभी भी पुरुषवादी सोच है कि घर में अगर कोई लीडर हो सकता है तो वो पुरुष ही हो सकता है, चाहे पेरेंट्स हो, पुरुष ही होगा उसमें, महिला नहीं हो सकती है। या फिर कहीं भी कोई भी मुद्दे में पुरुषों की सोच को बढ़ावा देना।
नीति क्रियान्वयन और संरचनात्मक बदलावों की कमी अभी भी बनी हुई है कि ज़्यादा नीति का क्रियान्वयन हुआ नहीं है, संरचनात्मक बदलाव भी हुआ नहीं है। न्यायिक सक्रियता पर कभी कभी विरोध हो जाता है, तो ये भी एक चैलेंजेज है। अब वे फॉरवर्ड में देखते हैं कि जेंडर बजटिंग यानी लैंगिक बजटिंग को सशक्त बनाना, राज्यों को बाध्यकारी रूप से अपनाना चाहिए, क्योंकि अब बजट में स्पेशल प्रोविज़न करना चाहिए वुमेन के लिए, फीमेल के लिए। संवेदनशील शिक्षा, जेंडर सेंसिटाइजेशन करना चाहिए, विद्यालयों से शुरू करना चाहिए, प्राथमिक विद्यालयों से ही। राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाना, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण विधेयक को शीघ्र लागू जो अभी किया गया है वो अभी एक प्रोविज़न में आ गया वे फॉरवर्ड में। न्यायिक जवाबदेही व पुलिस सुधार, यौन अपराध मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करना, डिजिटल स्पेस में लैंगिक सुरक्षा यानी साइबर उत्पीड़न के खिलाफ जो है सख्त कानूनों का पालन करना। निष्कर्ष में, कंक्लूजन में देखेंगे तो भारतीय संविधान का दृष्टिकोण समानता आधारित, गरिमा केंद्रित और समावेशी है, यानी इक्वलिटी बेस्ड, डिग्निटी सेंट्रिक एंड इंक्लूसिव है। न्यायपालिका ने इस दृष्टिकोण को जीवंत बनाए रखा है, जिससे लैंगिक न्याय केवल कानूनी सिद्धांत नहीं बल्कि जीवित सामाजिक अनुभव बन सके। ये वे फॉरवर्ड में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ वे फॉरवर्ड दिया जाता है, तो एक बेस्ट है ये। अब जस्टिस इंदु मल्होत्रा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फेमिनिस्ट डॉक्यूमेंट इन स्पिरिट एमिंग एट अ लिबरेशन फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ पैट्रियार्की, यानी पितृसत्तात्मक समाज के सभी सोचों से ये उदार के रूप में आगे बढ़ रहा है। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है हमारा, ये डीपीएसपी से रिलेटेड है। ठीक, चर्चा कीजिए कि वे कौन से संभावित कारक पॉसिबल फैक्टर है जो भारत को राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रदत्त, यानी जो डीपीएसपी में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपने नागरिकों के लिए जो है समान सिविल संहिता को अभिनियमित करने से रोकते हैं, यानी अभिनियमित यानी लॉ बनाने से रोकते हैं, कानून बनाने से रोकते हैं। तो वो कौन से पॉसिबल फैक्टर है जो डीपीएसपी में दिए गए जो ये समान नागरिक संहिता है तो उसको कानून बनाने से रोकते हैं। तो संभावित कारक कौन है जो कानून बनाने से रोकते हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए कुछ प्रोविज़न। अब वो प्रोविज़न है समान नागरिक संहिता, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इसके मुख्य वर्ड देखते हैं, इसकी मीनिंग जानते हैं कि पॉसिबल फैक्टर यानी वे बाधाएं या कारण जो यूसीसी को लागू होने से रोकते हैं। समान सिविल संहिता क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो आर्टिकल 44। डीपीएसपी में एक ऐसा सामान्य कानून जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना आदि जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। अब डीपीएसपी आर्टिकल 44 राज्य भारत के समस्त नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, यही कि सामान्य कानून जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना आदि जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी नागरिकों का समान रूप से लागू हो। अधिनियमित यानी इनैक्ट, वही विधिक रूप से कानून बनाना, टू लेजिस्लेट, उसकी एक एक हम कीवर्ड समझ गए उस क्वेश्चन की। अब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। आर्टिकल 44 राज्य भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 44 क्या कहता है कि राज्य भारत के समस्त नागरिकों के लिए, राज्य मीन्स इंडिया यानी नेशन, तो भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। दैट मीन्स यूसीसी का उद्देश्य धर्म के आधार पर विभेद हटाकर सभी नागरिकों को समान कानून व्यवस्था, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ प्रदान करना है। किंतु स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद भी भारत इस दिशा में पूर्णतः सफल नहीं हो पाया है। अब कैसे, अब देखते हैं इसकी मेन बॉडी क्या है। तो ऐतिहासिक और सामाजिक विविधता यानी हिस्टोरिकल एंड सोशल डाइवर्सिटी में भारत की पहचान बहुसांस्कृतिक समाज, कहते हैं मल्टी कल्चरल सोसाइटी के रूप में रही है। विभिन्न धर्मों में विवाह, उत्तराधिकार और तलाक के नियम अलग अलग है। बहुसांस्कृतिक समाज मतलब अलग अलग बहुत सारे संस्कृति के लोग रहते हैं, इसीलिए बहुसांस्कृतिक समाज। जैसे हिंदू में है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इसमें भी अलग अलग है। तो कह रहा है विवाह, उत्तराधिकार, तलाक के नियम अलग अलग है। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून 1937 यानी सरिया एक्ट। तो इस पर समान कानून लागू करना सामाजिक प्रतिरोध पैदा करता है कि भाई अब इन सभी के लिए एक समान कानून हो, तो ऑब्वियसली बात है वो धर्म विशेष में थोड़ी प्रतिरोध तो पैदा करेगा ही। उदाहरण के लिए 2017 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट नंबर 267 ने कहा कि यूनिफॉर्मिटी इज नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। कह रहा है कि ये समानता जो है, समान नागरिक संहिता जैसा कि सभी नागरिकों के लिए एक समान, तो समानता नाइदर नेसेसरी, ना ही यह आवश्यक है और ना ही यह जरूरी वाली चीज़ है कि एक जो विविधता वाले देश है, भारत जैसे विविधता वाले देशों में ये कोई ज़रूरी और आवश्यक चीज़ नहीं है। कौन 267, अगर हम इसके निगेटिव पक्ष देंगे तो इस रिपोर्ट को हम उसमें डालेंगे। 267 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट 267 2017 में आया था। ठीक, फिर देखते हैं दूसरा, धार्मिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 25 से 28।
अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को धर्म पालन और प्रचार की स्वतंत्रता देता है, यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कई धार्मिक समूह मानते हैं कि यूसीसी उनके धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप करेगा, कि भाई हम धर्म को अपने तरीके से मानेंगे, उसमें कुछ ऐसा प्रोविज़न है जो करेंगे। पर यूसीसी कहता है कि समान नागरिक संहिता सबके लिए एक समान होनी चाहिए। अगर आप नहीं मानो तो ऑब्वियसली बात उल्लंघन तो होगा ही। उदाहरण के लिए शाहबानो केस 1985 सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता का अधिकार दिया, लेकिन बाद में संसद ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 पारित कर उस फैसले को सीमित कर दिया। यह धार्मिक भावनाओं को दबाता है। ठीक है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। यूसीसी हमेशा राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषय रहा है। वोट बैंक की राजनीति और धार्मिक ध्रुवीकरण के भय से सरकारें ठोस कदम नहीं उठा पाती है, कि भाई अगर मैंने कुछ लाया, धर्म से रिलेटेड लाया, तो मेरी वोट बैंक कम हो जाएगी, लोग विरोध करने लगेंगे। उदाहरण के लिए 2019 और 2024 के चुनावी घोषणा पत्रों में यूसीसी का उल्लेख हुआ, परंतु कोई ठोस विधेयक प्रस्तुत नहीं किया गया है अभी तक। 4 नंबर देखते हैं बॉडी में इसकी, कि विधिक जटिलता और संघीय संरचना, यानी विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे विषय कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में आते हैं। यानी हम जानते हैं कि वो शक्ति का बंटवारा हुआ है जिसमें 3 सूची है, संघ सूची, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में। तो ये विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे विषय कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। राज्यों के पास भी कानून बनाने की शक्ति है, जिस राज्य स्तरीय विविधता यूसीसी को जटिल बना देती है। पता चला केंद्र कुछ और बना रहा है और राज्य उससे रिलेटेड कुछ और बना दिया अलग। गोवा एकमात्र राज्य है जहां पोर्तुगीज सिविल कोड 1867 के तहत समान सिविल कानून लागू है, परंतु यह राज्य विशेष व्यवस्था है, राष्ट्रीय नहीं। अब यूसीसी ये यूके भी हो गया है, उत्तराखंड में भी अब ये व्यवस्था लागू हुई है। तो गोवा अब एकमात्र राज्य नहीं रह चुका है। स्वतंत्र भारत के बाद पहला जो है वो उत्तराखंड है। ठीक है। 5 नंबर इसकी पॉइंट देखते हैं, कि सामाजिक जागरूकता एवं शिक्षा की कमी, लैक ऑफ सोशल अवेयरनेस एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन। कई समुदाय यूसीसी को धर्म परिवर्तन या पश्चिमीकरण के रूप में देखते हैं। महिलाओं को कानूनी अधिकारों के प्रति पर्याप्त शिक्षा व जागरूकता का अभाव भी अब भाई समुदाय को लगेगा कि धर्म परिवर्तन हो रहा है या पश्चिमीकरण हो रहा है। जब उसकी प्रोविजन समझ में नहीं आएगी तो ऑब्वियसली इससे विरोध होगा। फिर महिलाओं को कानूनी अधिकारों के प्रति पर्याप्त शिक्षा व जागरूकता का अभाव का बाधा भी है, जिससे वो समझ नहीं पाती है। उदाहरण, नीति आयोग जेंडर इंडेक्स 2021 में भारत में महिला अधिकारों पर लैंगिक असमानता का स्तर 0.67, 1 स्केल ऑफ, यानी 1 पर 0.67 है। बहुत ज़्यादा है कि इतना असमानता है, 1 में से 50% से भी ज़्यादा असमानता है। न्यायिक दृष्टिकोण क्या है, तो शाहबानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985 में यूसीसी को लागू करने का सुझाव दिया सुप्रीम कोर्ट, ताकि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो सके। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूसीसी की फिर आवश्यकता दोहराई और कहा कि यह राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है। 1995, पहले 1985, फिर 1995, फिर 2003 में जॉन वेलामैटम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, धर्म के आधार पर उत्तराधिकार कानूनों में भेदभाव की आलोचना की गई। अब इससे रिलेटेड देखते हैं, लॉ कमीशन रिपोर्ट 2018, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज। नीति आयोग 2023 में महिलाओं की संपत्ति के अधिकार में लैंगिक असमानता अब भी विद्यमान है। गाँव में तो ये बहुत भरे पड़े हैं। ये करंट एग्जाम्पल देखें 2023-24 में तो उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2024 पारित कर इसे राज्य स्तर पर लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। यह राष्ट्रीय बहस को पुनः प्रासंगिक बना देता है। अब इसके WF देखें, वे फॉरवर्ड, तो क्रमिक सुधार यानी ग्रेजुअल रिफॉर्म की नीड है। पहले जेंडर न्यूट्रल लॉ लाओ, फिर उसके बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स लागू किए जाए। जन संवाद यानी पब्लिक डायलॉग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी धर्मों के प्रतिनिधि और नागरिक समाज को शामिल कर सहमति आधारित समाधान विकसित किए जाए, डिस्कस किए जाए। लॉ कमीशन पुनः अध्ययन यानी सामाजिक परिवर्तनों को देखते हुए यूसीसी पर नई रिपोर्ट जारी होनी चाहिए लॉ कमीशन की, ताकि उससे ट्रस्ट हो, ट्रस्टवर्थी बढ़ सके। कानून एकरूपता यानी लीगल हार्मोनाइजेशन, अलग अलग धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों में समान न्यूनतम मानक तय किए जाए। ठीक है। अब कंक्लूजन देख लेते इसकी। कानूनी एकरूपता का मतलब है कि अलग अलग जो भी धर्म है उसमें व्यक्तिगत कानूनों में समान न्यूनतम, एक न्यूनतम मानक सभी के लिए समान तय कर दिए जाए, कि भाई आप एक शादी करोगे, आप इसमें भी एक शादी, इसमें भी एक शादी, इस तरीके की कुछ प्रोविजन। कंक्लूजन में, समान नागरिक संहिता का उद्देश्य केवल कानूनी एकरूपता नहीं बल्कि न्यायिक समानता यानी लीगल इक्वलिटी और सामाजिक एकीकरण सोशल इंटीग्रेशन है। हालांकि इसकी राह जटिल है, परंतु संवैधानिक मूल्यों एग्जाम्पल न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की पूर्ति के लिए यह अनिवार्य है। यानी जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी की पूर्ति के लिए यह अनिवार्य चीज़ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नॉट अगेंस्ट रिलीजन बट अगेंस्ट इनइक्वलिटी। जस्टिस कुलदीप सिंह सरला मुदगल केस 1995 में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए थे। ठीक, तो हमारा सिलेबस
पॉलिटी सिलेबस का टॉपिक 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें हम भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधार, बेसिक फी स्ट्रक्चर, महत्वपूर्ण प्रावधान संशोधन ये सभी देख लिए, जिसमें महत्वपूर्ण प्रावधान सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था और बेसिक स्ट्रक्चर क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, यानी टॉपिक 2 का जो है संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व पहला भाग है। फिर दूसरा भाग इसका होगा कि विषय संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, यानी फेडरल इशू, फेडरल स्ट्रक्चर, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे अब संघीय ढांचे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसकी फिर फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, उसका कीवर्ड डिस्कस करेंगे, उसका थीम और एनालिसिस करेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आप सभी अंत तक देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।